हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद ऋतु में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि वे पर्वत क्या है, माउंटेन क्या है ना, किस तरीके से बनते हैं, क्या निर्माण के उनके सिद्धांत हैं, थ्योरीज वगैरह क्या हैं, है ना, किस चीज़ से बनते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द माउंटेन क्या है। तो ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे वीडियो में। तो वीडियो को इंटरेस्ट से समझने के लिए और टॉपिक को बहुत पूरा समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। छोड़कर मत भागिएगा बीच में वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और क्या है, आशा है कि आपको ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हमारा आज का टॉपिक है पर्वत, माउंटेन। पर्वत क्या होते हैं, माउंटेन क्या होते हैं। तो जैसे हमको पता है कि पर्वत क्या होते हैं। पर्वत वह भाग होता है जो भूतल से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। मतलब कि आप ले लो कि ये यहाँ पर एक ये भूतल है, मतलब अर्थ क्रस्ट है। तो इस अर्थ क्रस्ट से कोई भाग है जो भूतल से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जा रहा है ना। जिसका जो शिखर होता है, जो पीक होता है, वो क्या होता है, चोटी नुमा होता है। और जो भूतल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाता है, मतलब कोई तीव्र ढाल बनती है। तो क्या होता है, पर्वत वे होते हैं जो भूतल से बहुत ऊंचे चले गए हैं और जिनके शिखर चोटी युक्त होता है और जो एक तीव्र ढाल बनाते हैं। ढाल मतलब स्लोप, मतलब जो एक तीव्र ढाल बनाती है, ये स्लोप हो गया, है ना। तो ये इनकी जो चोटी होती है वो कैसी, शिखर कैसा होता है, चोटी युक्त होता है। और ये कुछ ना कुछ एंगल बनाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ स्लोप बनाते हैं। वो स्लोप कम से कम किस एंगल का होना चाहिए, ये 25 से 35 डिग्री का ये एंगल कम से कम होना चाहिए। और 600 मीटर, कम से कम इसकी हाइट 600 मीटर होना चाहिए, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। हमारे अर्थ पर 8-8 हज़ार मीटर के, 9-9 हज़ार मीटर के भी पर्वत हैं। हाँ, तो पर्वत क्या होता है, पर्वत एक ऐसा भाग होता है जो भूतल से बहुत ज़्यादा ऊंचा चला गया है, और जो समतल या मैदान के सापेक्ष, मैदान के रिलेटिव कुछ एंगल बनाता है। एक तीव्र स्लोप होना चाहिए, एक तीव्र ढाल इसमें होना चाहिए। कम से कम इनकी हाइट कैसी होना चाहिए, 600 मीटर की होना चाहिए। और ये कुछ ना कुछ एंगल बनाना चाहिए, मतलब एंगल कम से होना चाहिए 25 से 35, कम से कम इतना एंगल उसमें होना चाहिए। अब इसके नीचे का हाइट अगर इसकी कम है ना, तो क्या हो जाता है, वो पठार में आ जाता है ना। उससे नीचे क्या आ जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं। तो इसलिए इसमें कहा है कि कम से कम 600 मीटर की हाइट इसकी होना चाहिए पर्वत कहलाने के लिए। तो क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया कि पर्वत क्या होता है। पर्वत ऐसा भाग होता है, जो भूभाग होता है जो भूतल से बहुत ज़्यादा ऊंचा चला गया है, जिनका शिखर चोटी युक्त होता है और जो एक तीव्र ढाल बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। तो इनकी क्या हाइट कैसी होती है, इनकी हाइट मान लो 6,000 मीटर हो गया, है ना, 5,000 मीटर हो गया, 6,000 मीटर हो गया, 7,000 मीटर हो गया, 8,000 मीटर हो गया। तो जैसे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है, सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, माउंटेन बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है ना, कौन सा है। मेरे बताने से पहले आप इसको कमेंट जरूर करिए। सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है, 8848 इसकी हाइट है। तो इसके हाइट में भी पता है क्या है कि कभी कभी मतलब है ना, वक्त वक्त पे इसकी हाइट मेजर की जाती है और कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी हाइट क्या मेजर की गई, इसकी हाइट मेजर की गई कि 8848 मीटर है, 8,848 मीटर इसकी हाइट मेजर की गई। फिर क्या हुआ है कि 2000 में क्या हुआ कि वॉशिंगटन का सोसाइटी, क्या नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने क्या करा, 2000 में वॉशिंगटन की सोसाइटी एनजीएस सोसाइटी ने क्या करा, एनजीएस मतलब नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने 2000 में फिर से इसकी हाइट मेजर करी और इसकी हाइट इन्होंने बताया कि 8850 मीटर की इसकी हाइट है, इन्होंने बताया। फिर क्या हुआ, 2010 में फिर से नेपाल ने क्लेम करा, नेपाल ने और चाइना ने क्लेम करा कि नहीं इनकी हाइट इतनी नहीं है, इसकी हाइट कितनी है। 2010 में चाइना और नेपाल ने क्लेम करा कि इसकी हाइट कितनी है, 8844 मीटर हाइट है, जो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको माना नहीं।
कि भाई इतना कम नहीं हो सकता है। फिर 2020 में, मतलब 2020 में फिर से नेपाल ने चाइना के साथ मिलकर क्या करा, मेज़र करा। अब इस बार उन्होंने सही तरीके से मेज़र करा और बताया कि इसकी हाइट 8848 है, 0.86 मीटर ये हाइट है, मतलब अप्रोक्स में ही हाइट है, कुछ बढ़ रही है। अब ये इसकी हाइट बढ़ क्यों रही है? हमारा जो एवरेस्ट है, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय श्रृंखला है, उसकी हाइट बढ़ रही है। हमें पता है कि हर साल कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब दो प्लेट आपस में टकराती, मैं अभी भी आपको बताऊंगी कि पर्वत कैसे बनता है। जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो पर्वतों का निर्माण होता है। तो वो जो मूवमेंट है प्लेट का, जो हमारी इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, वो क्या कर रही है, अभी भी मूवमेंट कर रही है, अभी भी आगे की तरफ बढ़ रही है। हमारी इंडियन प्लेट अभी भी उत्तर की ओर जा रही है। तो क्या हो रहा है, तलछट में ऊपर आता जा रहा है और बलन पड़ते जा रहे हैं और इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो क्या बता दिया कि जो एवरेस्ट है हमारा वर्ल्ड का जो सबसे जब से हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। उसकी हाइट कितनी बताई? सबसे पहले 8848 मीटर बताई, है ना। फिर 2000 में वॉशिंगटन ने बताया कि 8850 इसकी है। फिर 2010 में ये क्लेम किया गया नेपाल की तरफ से कि नहीं, इसकी 8844 मीटर हाइट है। और फाइनली 2020 में फिर से इसको मेज़र किया गया और इसे बताया कि ये कितनी है, 8848.86 मीटर। अप्रोक्स में इसको ले लो 8849 मीटर, है ना। मीटर में कितना हो गया, 8849 मीटर। जो अभी रिसेंटली यूज़ किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि 8849 मीटर है। और ये फीट में आ जाता है, मतलब 29,000 फीट की इसकी हाइट है ना, फीट में। और मीटर में कितना हो गया, 8849 मीटर की इसकी हाइट हो गई। तो ये क्या है, जो हिमालय पर्वत है वो इंडिया में है ना। हिमालय का बहुत सारा भाग इंडिया में है, कुछ भाग नेपाल में है, मगर जो एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट, वो इंडिया में नहीं है। जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट है, वो इंडिया में नहीं है। कहाँ पर है वो है नेपाल में, है ना। इंडिया में क्या, इंडिया की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन सा है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, उसे बोलते हैं केटू, गॉडविन एसटी, मतलब ऐसा बोला जाता है। आप अगर सर्च करोगे तो भी यही आएगा कि केटू है। और आप अगर बुक्स में भी देखोगे तो यही बताएगा आपको कि भाई सामान्य ज्ञान की जितनी बुक्स आती है ना, उनमें बताएगा कि इंडिया की सबसे जो छोटी है, सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, केटू है, गॉडविन एसटी जिसे बोलते हैं। जिसकी हाइट कितनी है, केटू की हाइट लगभग है 8611 मीटर है। लेकिन ये एग्जैक्टली इंडिया में नहीं है, ये इंडिया में है। जो हमारा अविभाजित भारत था ना, जो पाकिस्तान के बनने से पहले जो भारत था, उस अविभाजित भारत की चोटी थी केटू, 8611 मीटर सबसे ऊंची चोटी थी। लेकिन अभी क्या, एलओसी के ये उस पार्ट पे है जो पाकिस्तान में है ना। तो अगर आपके पास ऑप्शन आएंगे कि ऑप्शन में अगर केटू आया तो आपको केटू ही लगाना है कि भाई केटू ही है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, आप कुछ भी चीज़ को ना थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करो कि आखिर ये है क्या, कहाँ पर है। जब आप मैप को लेकर पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो आप जाके सर्च कर लो, नहीं समझ में, मेरी बात का नहीं यकीन हो रहा है तो जाके आप सर्च कर लो। केटू बताएगा कि केटू एलओसी के उस पार्ट पे है जो पाकिस्तान में, फिलहाल पाकिस्तान में है। हाँ, तो केटू हो गया, है ना। फिर जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है काराकोरम श्रेणी है ना, वो भी हमारे भारत में है। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा जो 6 एवरेज जिनकी हाइट है ना 6000 मीटर, जो एवरेज है वो कम से कम वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कितने शिखर हैं, 98 शिखर है, लगभग 98 शिखर है। जिसमें से 92, मतलब 98 में से 92 पर्वत चोटी कहाँ है, इंडिया में है ना। बहुत सारी छोटी छोटी 92 इंडिया में ही है, मतलब पूरा की पूरा वो एशिया में है। लेकिन उसमें से आप ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप जाके इसको सर्च कर लीजिएगा, इसके अप्रोक्स ही मिलेगा आपको। तो जैसे 6000 से ऊपर एवरेज 6000 या 6000 से ऊपर जितने भी हैं, उनमें से आप ले लो कि हमारे भारत में ही है। जैसे मकालू हो गया, मसालू हो गया, नंदा देवी हो गया, नागा पर्वत हो गया, और ये हो गया, और धोलावीरा हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कंचनजंगा, है ना। ये सब क्या है, ये भारत में ही है। तो सबसे ज़्यादा जो पर्वत ना, चोटियाँ हैं, सबसे ऊंची ऊंची कहाँ है, भारत में ही है, हिमालय में है ना। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है
कि भाई ये इतनी इतनी चोटियाँ, इतनी इतनी ऊंची चोटियाँ क्या है हमारे भारत में है। तो मैंने आपको बता दिया पर्वत क्या होता है। पर्वत वह भाग होता है जो भूतल से बहुत ऊंचा चला गया है और कुछ तीव्र ढाल बनाता है। और इसकी चोटी कैसी होती है, चोटी शिखर कैसा होता है, चोटी युक्त होता है, उसकी चोटी होती है, तीखी होती है ना। तो ये कहलाता है, ये पर्वत कहलाता है। अब दूसरा आ गया कि पर्वत बनता कैसे है ना, पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर, अब मैं प्लेट टेक्टोनिक्स को बार बार क्यों बोल रही हूँ, प्लेट विवर्तनिकी को बार बार, मैं हर वीडियो में आप देखना कि मैंने प्लेट विवर्तनिकी को लेकर एक बार जरूर कहा है। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये बिल्कुल नया है, सिद्धांत है, बिल्कुल नई थ्योरी है। और आप अगर इसको मेंशन आपके करके आपके आंसर लिखोगे ना, तो पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को समझ में आएगा कि हाँ भैया अच्छे से पढ़ा है और नया कुछ पढ़ा है, इसने कुछ नया डाला है ना। तो आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है, 2 प्लेट होती हैं, है ना, जो स्थल मंडल से बनी हुई प्लेट है और दुर्बलता मंडल पर भ्रमण कर रही है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो तो इसके पहले ही मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। आप जाके मेरे चैनल PSC विद ऋतु पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, है ना, सर्च कर लीजिएगा, पहले चैनल ही सर्च कर लीजिएगा गूगल पे जाके, है ना, PSC विद ऋतु। तो वहाँ पे आप जाके वीडियो टेक्टोनिक्स के नाम से मैंने वीडियो बना रखा है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेट टेक्टोनिक्स का वीडियो संलग्न कर दूंगी, है ना, चस्पा कर दूंगी उस वीडियो को, यहाँ पर मैं चस्पा कर दूंगी। तो ये लैंग्वेज थोड़ी अलग है ना, थोड़ी सरकारी लैंग्वेज है, सरकारी यूज़ की जाती है ना, दस्तावेज़ों में यूज़ की जाती है चस्पा करना। तो मैं यहाँ पर भी उस वीडियो को चस्पा कर दूंगी। तो क्या होता है कि जब 2 प्लेट्स होती है ना, आप जब आती हैं तो कोलाइड हो जाती हैं, भिड़ जाती हैं आपस में, टकरा जाती हैं आपस में, है ना, उनका कॉलिजन हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है ना। तो उससे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। अब 2 प्लेट किस तरह की हो सकती हैं, अब ये 2 प्लेट हो सकती हैं, एक महाद्वीप प्लेट हो सकती है ना, मतलब 2 प्लेट कैसे हो सकती है, एक प्लेट कॉन्टिनेंटल और दूसरी प्लेट भी कॉन्टिनेंटल ये हो सकती है। या फिर एक हो सकती है इसमें, दूसरी हो सकती है कि एक प्लेट महाद्वीप की हो और दूसरी प्लेट महासागर की हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा इसमें हो सकता है कि दोनों ही प्लेट महासागर की हो, है ना। 2 प्लेट, 3 ऑप्शन है इसके। 2 प्लेट हो सकती है कॉन्टिनेंटल, या फिर हो सकती है कॉन्टिनेंटल ओशिनिक प्लेट, या फिर दोनों प्लेट ओशिनिक प्लेट हो सकती है। तो जब 2 महाद्वीप प्लेट आपस में जब भिड़ती है, टकराती है ना, टक्कर होती है उसमें, तो क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि हमारी जो इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट नॉर्थ की साइड मूवमेंट कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है ना। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है ना, ये हमारी इंडियन प्लेट नीचे से आ रही है और ऊपर से क्या आ रहा है, जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, वो पूरा इंडियन प्लेट में है। तो ये नीचे से जा रही है और ऊपर से यूरेशियन प्लेट नीचे आ रही है। तो इसके में जो बीच में जो टेथिस सागर था, है ना, वो उसमें क्या, उसके तलछट में दबाव पड़ रहा है, उसमें बलन हो रहा है, और वो टेथिस सागर खत्म हो गया, वहां पर क्या आ गया, वहां पर आ गया हिमालय पर्वत आ गया, हमारा पूरा की पूरा हिमालय पर्वत आ गया। तो एक हिमालय पर्वत बन गया, बलित पर्वत है हमारा पर हिमालय, अल्पस पर्वत बन गया वहां पर, है ना, हिमालय पर बन गया, अल्पस बन गया, ये दोनों बलित पर्वत हैं। और कुछ बच गया, मतलब ये जो पूरा टेथिस सागर था ये गायब नहीं हुआ, इसमें से कुछ बच गया, कुछ रेसिड बच गया, इसमें से कुछ थोड़ा सा बच गया। तो उस बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर, है ना। भूमध्य सागर टेथिस सागर का ही एक भाग है जो क्या हुआ, बच गया था। जब इसमें कॉलिजन हुआ दोनों प्लेट में, तो पूरा की पूरा वो उसके तलछट में बलन नहीं पड़े, है ना, पूरा की पूरा वो फोल्ड नहीं हुआ, जितना भी लोड्स था पूरे की पूरे फोल्ड नहीं हुए, कुछ बच गया। तो बचा हुआ भाग भूमध्य सागर हो गया, और जो कन्वर्ट हुआ हिमालय, जो पर्वतों में कन्वर्ट हुआ वो हो गया हिमालय पर्वत हो गया और अल्पस पर्वत हो गया। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया कि 2 प्लेट, हमारी इंडियन प्लेट और दूसरी प्लेट हो गई हमारी यूरेशियन प्लेट, टकराई तो हमारा हिमालय बन गया और अल्पस पर्वत बन गया। फिर महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो भी पर्वतों का निर्माण होता है ना। क्या होता है कि जो महासागरीय प्लेट होती है वो भारी होती है हमेशा महाद्वीप प्लेट से। तो भारी प्लेट जब नीचे जब टकराती है, एक महाद्वीपीय प्लेट एक महासागरीय प्लेट जब टकराती है
तो क्या होता है, जो भारी प्लेट नीचे चली जाती है, बहुत नीचे चली जाती है, और वो क्या होती है, आंतरिक जो ऊर्जा होती है उसके कारण पिघल जाती है। पिघल के क्या हो जाती है, उसका क्या हो जाता है, प्रविष्टन हो जाता है। जो पिघलने की क्रिया होती है ना, प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं प्रविष्टन बोलते हैं, है ना। सबडक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब पिघल गई। पिघलने के बाद क्या हो गई, लावा बन के ऊपर आ गई, या तो पर्वत बन गया या फिर खाई बन गई। दोनों बन सकते हैं, पर्वत बन सकता है या खाई बन सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए ले लो आप कि है ना, हमारा जो महाद्वीप है, हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जो प्लेट है, अलग अलग प्लेट है ना, महाद्वीपीय प्लेट है दोनों। ये जब अटलांटिक प्लेट, महासागरीय प्लेट है, अटलांटिक प्लेट एक महासागरीय प्लेट है, तो ये जब पश्चिम की तरफ मूव होना शुरू हुई, है ना, तो क्या हुआ, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट से टकरा गई, और टकरा के क्या हुआ, वहां पर रॉकी और एंडीज, दो बलित पर्वत बने वहां पर। रॉकी पर्वत बना ऊपर नॉर्थ अमेरिका में, नीचे बना एंडीज पर्वत बना, है ना। तो ऐसे भी निर्माण होता है जब एक महाद्वीप महासागरीय प्लेट जब आपस में भिड़ती है, मतलब आपस में कोलिजन होता है उनका, तो भी पर्वतों का निर्माण होता है। फिर होता है कि जब दो महासागरीय प्लेट, मतलब दो ओशनिक प्लेट आपस में मिलती है, तो पर्वतों का निर्माण होता है। तो कहाँ होगा, ये पर्वत होंगे हमेशा महासागर के अंदर होंगे, क्योंकि दोनों ही प्लेट महासागर की हैं। तो महासागर के अंदर ही क्या होता है, ये बनते हैं। अब क्या होता है, जो भारी प्लेट होती है ना महासागर में, वो नीचे चली जाती है, उसका हो जाता है सबडक्शन, प्रविष्टन, वो गल जाती है अंदर जाके, नीचे जाके जो आंतरिक जितनी भी ऊर्जा है उससे क्या हो जाती है, वो पिघल जाती है, वो प्लेट पिघल जाती है, पिघल के लावा बन जाती है, और लावा बन के ये संचलन के कारण ऊपर से ऊपर आ जाती है और वॉल्केनो बन जाता है, एक ज्वालामुखी फट जाता है, और उससे क्या बनता है, एक ज्वालामुखी पर्वत बनता है। तो महासागर प्लेट जब कोलाइड होती है तो हमेशा ज्वालामुखी पर्वत ही बनता है वहां पर, है ना। ज्वालामुखी पर्वत बनेगा, और ये बनेगा हमेशा समुद्र में ही। तो जो आइलैंड आर्क होते हैं, ये आइलैंड फूट स्टोन होते हैं, फूस्टून इसे बोलते हैं, आइलैंड जो द्वीपी तोरण, द्वीपी चाप, ये बनते हैं, है ना। जैसे जापान हो गया, पूरा की पूरा द्वीप समूह चाप, है ना। तो ये कैसे बने हैं, पूरा की पूरा आर्क कैसे बने हैं, ये जो महासागर प्लेट आपस में जब टकराई तो उससे क्या होता है, द्वीप बनते हैं, है ना, महाद्वीप क्या बोलते हैं, आइलैंड बनते हैं, आइलैंड आर्क बनते हैं। तो ये सब बनते हैं। अब ये मैंने बता दिया कि दो महाद्वीप प्लेट बनती टकराती है तो भी पर्वत बनता है, महासागर प्लेट पर टकराती है तो भी पर्वत बनता है, और एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक प्लेट टकराती है तो भी पर्वत बनता है ना। ज्वालामुखी से भी पर्वत बनता है। तो ये हो गया कि पर्वत किस तरीके से बन रहा है। अब नेक्स्ट हो गया इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन किया गया है, इसका पहला कर लिया एज के आधार पर, आयु के आधार पर, है ना। दूसरा इसमें इन्होंने कर लिया है कि ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया है, क्लासिफाइड किया है पर्वतों को अलग अलग तरीके से। फिर हो गया उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन, किस तरीके से ये पैदा हुए हैं, किस तरीके से बने हैं, इनका ओरिजिन किस तरीके से है। और तीसरा है हो गया फोर्थ हो गया भौगोलिक परिस्थिति, इनकी क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है। हाँ, तो जैसे आयु के कारण, मतलब कि किसकी आयु कितनी है, उसको किस ग्रुप में रखा जाता है। तो इसमें सबसे पहला हो गया कि चर्चियन पर्वत होते हैं। ये पर्वत कैसे होते हैं, जिनकी एज 40 करोड़ की होती है, 40 करोड़ वर्ष या फिर इससे ज्यादा, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, चर्चियन पर्वत कहलाते हैं। वे पर्वत जो 40 करोड़ साल के हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो, हमारे इंडिया में हो गया धारवाड़ का पहाड़, है ना, धारवाड़ हो गया, कोडप्पा हो गया, कहाँ है, कर्नाटक में, धारवाड़ कोडप्पा दोनों कर्नाटक में हैं। फिर अरावली पर्वत राजस्थान में है, राजस्थान से होता हुआ कहाँ गया है, दिल्ली में गया है, दिल्ली तक पहुँचा है ना। तो अरावली पर्वत हो गया, कोडप्पा हो गया, धारवाड़ हो गया, झारखंड छोटा नागपुर का पठार हो गया, है ना। छोटा नागपुर कहाँ पर है, झारखंड में है। तो इनकी एज कितनी है, ये सब बहुत पुराने हैं। इनकी एज कितनी है, 40 करोड़ की है, 40 करोड़ वर्ष या उससे ज़्यादा की। तो ये काय में आ गए, ये चर्चियन पर्वत में आ गए। दूसरा उसमें हो गया कैलिडेनियन पर्वत, है ना।
कैलिडेनियन पर्वत कैसे पर्वत होते हैं जिनकी आयु कितनी होती है, 32 करोड़ की होती है, 32 करोड़ साल की इनकी आयु होती है, एज कितनी होती है, 32 करोड़ एज इसकी हो गई। फिर हो गया हेलिनेशियन पर्वत हो गए, है ना, सॉरी फोर्थ हो गया हर्षिनियन पर्वत हो गया, हेलिनेशियन नहीं, हेलिनेशन हो गया मेरे को भी हर्षिनियन, वो हर्षिनियन का मुझे हेल्यूशन हो गया था, हेल्यूजन हो गया था ना। हर्षिनियन पर्वत होते हैं, इनकी एज कितनी होती है, इनकी एज होती है कम से कम ये 22 करोड़ की एज इनकी होती है। कैसी होती है, हर्षिनियन पर्वत हो गए, 22 करोड़ की इनकी एज हो गई। हो गया अल्पाइन पर्वत, उसके बाद आगे सबसे, है ना, तो ये जो अल्पाइन पर्वत होते हैं वो 3 से 5 करोड़ वर्ष इनकी एज होती है, कितनी होती है, 3 से 5 करोड़ वर्ष होती है अल्पाइन पर्वत। तो इसमें जितने भी सारे बलित पर्वत है ना, ये सारे आ जाते हैं अल्पाइन पर्वत में। तो जो रॉकी इंडीज, हिमालय, काकेशस पर्वत, ये सारे क्या होते हैं, अल्पाइन पर्वत होते हैं। तो ये हो गया आयु के हिसाब से पर्वतों का वर्गीकरण हो गया। फिर हो गया ऊंचाई के हिसाब से, तो ऊंचाई के हिसाब से होते हैं निम्न पर्वत होते हैं, है ना, इनकी होती है 2000 से 3000 फीट इनकी हाइट होती है, कम होती है इनकी हाइट। फिर उससे थोड़े होते हैं कम ऊंचाई के पर्वत, ये हो गए निम्न ऊंचाई के पर्वत सबसे छोटे। फिर कम ऊंचाई के पर्वत होते हैं जिनकी 3000 से 4500 फीट की इनकी ऊंचाई होती है। फिर होते हैं साधारण पर्वत होते हैं जिनकी होती है 4500 से 6000 फीट के, ये कुछ होते हैं, है ना। और अधिक ऊंचाई वाले होते हैं जो 6000 फीट के होते हैं, या 6000 फीट या इससे ऊंचे जो पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक ऊंचाई वाले पर्वत होते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण किया गया है। फिर किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पे कि किस किस तरीके से पर्वत पैदा होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर किया गया है इनका ज्वालामुखी पर्वत हो गया, सबसे पहले आप ले लो। ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनिक माउंटेन, जो ज्वालामुखी से पैदा होते हैं। ज्वालामुखी मतलब भूपृष्ठ को तोड़कर जब पदार्थ ऊपर आ जाता है ना, तो वो ज्वालामुखी होते हैं। उनसे जो पर्वत बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। दूसरा हो गया बलित पर्वत, है ना। बलित पर्वत आपको पता ही है, बलन जब दो प्लेट आपस में जब टकराती है तो तलछट पे क्या होता है, बलन पड़ जाते हैं, या भूप्रपटी के अंदर पदार्थों में बलन पड़ जाते हैं और भूप्रपटी कैसी हो जाती है, बल खाने लगती है, मतलब ऐसे ऐसे मोड़ आ जाते हैं। तो कई बार ये मोड़ बहुत ऊंचे हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बलित पर्वत कहलाते हैं, है ना। ज्वालामुखी हो गया, बलित पर्वत हो गया। फिर भ्रंश पर्वत। अब बलित पर्वत में एग्जाम्पल ले लो आप, हिमालय ले लो, है ना, रॉकी एंडीज ले लो, अरावली पर्वत भी बलित पर्वत ही है ना हमारा। भ्रंश पर्वत, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्लॉक, है ना, ब्लॉक फॉरेस्ट होते हैं। भ्रंश पर्वत मतलब जो भ्रंश से पैदा होते हैं, मतलब जो तनाव होता है ना, टेंशन जो होता है, टेंशन के कारण जो होता है, उसमें क्या होता है कि टेंशन के कारण, मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले वाले वीडियो में भी बताया, बहुत अच्छे से समझाया है कि तनाव क्या होता है, भ्रंश क्या होता है, बलन क्या होता है, ये सब मैंने बताया है। तो तनाव में क्या होता है, जब भूप्रपटी के अंदर जो संचलन होता है वो अपोजिट साइड में होता है, दूसरी साइड में होता है, तो वो तनाव कहलाता है। तनाव में क्या होता है, जो पृथ्वी होती है, हमारी भूप्रपटी होती है, वो फट जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या फिर फॉल्ट्स आ जाते हैं, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। तो उसमें ऊर्ध्वाधर संचलन, ऊर्ध्वाधर फोर्स के कारण, वर्टिकल फोर्स के कारण क्या होता है, कुछ भाग पृथ्वी का ऊपर आ जाता है और कुछ भाग नीचे चला जाता है। तो जो भाग ऊपर उठ के आ जाता है ना, वो कहलाता है भ्रंश पर्वत, उसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत। मतलब जब टेंशन के कारण भूप्रपटी टूट जाती है तो कुछ भाग ऊपर आ जाता है, तो ऊपर आने के कारण जो पर्वत बनता है वो कहलाता है भ्रंश पर्वत कहलाता है, मतलब ब्लॉक फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। हमारे इंडिया में ले लो आप, ब्लॉक फॉरेस्ट में एग्जाम्पल हो गया विंध्याचल पर्वत हो गया, है ना, फिर हो गया सतपुड़ा पर्वत हो गया, तो ये ब्लॉक फॉरेस्ट हो गए हमारे इंडिया में। फिर इसका एक चौथा होता है ज्वालामुखी पर्वत हो गया, बलित पर्वत हो गया, भ्रंश पर्वत हो गया, है ना। फिर एक और पर्वत बचा है, कौन सा वाला बचा है, ये अवशिष्ट पर्वत, है ना।
अपशिष्ट मतलब रेसिड्स, मतलब जो बचा हुआ पर्वत होता है। क्या होता है, कई बार जो पर्वत होते हैं वो अपर्दन के कारण या अपक्षय के कारण क्या होते हैं, उनमें उनका ऊपर से वो कम होने लगते हैं, घटने लगते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होने लगता है। तो अपर्दन किस वजह से होता है, जैसे वायु से होता है, पानी से होता है, हवा से होता है, नदियों से होता है, या फिर बरसात से होता है, या जो बर्फ वगैरह पड़ती है उनसे होता है। तो क्या अपर्दन होता चला जाता है उस पर्वत का। और जो बचा हुआ पर्वत होता है, जो बचा हुआ होता है, जो रेसिड्स होता है, उसने जो छोड़ चुका है, वो क्या कहलाता है, वो पर्वत वो एक पर्वत बन जाता है ना। जो बचा हुआ पर्वत ही अपशिष्ट पर्वत कहलाता है। हाँ, तो ये एग्जाम्पल ले लो, इसको नीलगिरी का पर्वत हमारा अपशिष्ट पर्वत इसे कहते हैं, है ना। पारसनाथ की पहाड़ी अपशिष्ट पर्वत है। हाँ, और राजमहल की पहाड़ी वो भी अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। कुछ लोग अरावली पर्वत को भी अपशिष्ट पर्वत कहते हैं, है ना। कुछ लोग इसको बलित पर्वत कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं ये कि अपशिष्ट पर्वत है, उसमें उनके वो रहते हैं, लेकिन बेसिकली उसको बलित पर्वत ही कहा जाता है। तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर ज्वालामुखी पर्वत हो गया, बलित पर्वत हो गया, है ना, ब्रंश पर्वत हो गया, ब्लॉक फॉरेस्ट हो गया, और अपशिष्ट रेसिडुअल माउंटेन हो गया। तो ये हो गया उनके उत्पत्ति के आधार पर। फिर हो गया भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर। भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर मतलब कि ये होते हैं, जैसे पर्वत हो गया, है ना, इसको ले लो आप, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर हो गया पर्वत समूह, पर्वत तंत्र, पर्वत वर्ग, है ना, पर्वत श्रेणी, और पर्वत कटक या पर्वत श्रृंखला, और सबसे एक होता है एकाकी पर्वत। तो एकाकी पर्वत तो आपको अपन को नाम से ही समझ में आ रहा है। एकाकी पर्वत मतलब जो पर्वत अकेला बसता है ना, जिसके भाई बहन कोई नहीं होते, अकेला बेचारा, अकेला इधर खड़ा है उधर खड़ा है ना, अकेला बिल्कुल, ना उसके भाई बहन है, ना उसके मम्मी पापा है, कोई भी नहीं है, वही भाई है, वही बहन है, वही मम्मी है, वही पापा है। तो एकाकी पर्वत जो मतलब अकेला ही होता है, वो वाला पर्वत क्या कहलाता है, एकाकी पर्वत कहलाता है। और फिर आ गया पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला मतलब कि चेन होती है, आयु के आधार पर क्या होता है, पर्वत श्रृंखला मतलब बहुत असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब उत्पत्ति के आधार पर, मतलब आयु इनकी कुछ भी हो सकती है, कितने भी पुराने हो सकते हैं, कितने भी नए हो सकते हैं, और उत्पत्ति इनकी कैसे भी हो सकती है, या तो बलित पर्वत होते हैं, भरत पर्वत होते हैं, मतलब ये इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। बहुत सारे पर्वत ऐसे जो अलग अलग आयु के हैं, जो अलग अलग तरीके से पैदा हुए हैं, वो एक ही जगह पे क्या होते हैं, एक सक्रिय पट्टी के रूप में इकट्ठे होते हैं, एक चेन के रूप में आ जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, पर्वत श्रृंखला कहलाती है। पर्वत कटक क्या होते हैं, जो भ्रंश और तनाव के कारण जो पैदा होते हैं, है ना। तो वो पर्वत होते हैं, जैसे मध्य अटलांटिक कटक है, वहाँ पर जितने भी पर्वत है ना, वो पर्वत कटक कहलाते हैं। वो हमेशा ही भ्रंश के कारण उत्पन्न हुए होते हैं, है ना। तो जो पर्वत क्या होते हैं, भ्रंश या तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं, है ना, भ्रंश के कारण और बलन के कारण जो उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पर्वत कटक कहलाते हैं। फिर पर्वत श्रेणी होती है, पर्वत वर्ग होता है। तो पर्वत श्रेणी में क्या होता है कि एक ही आयु के, और जब बहुत सारे एक ही पर्वत से निकले हुए बहुत सारे पर्वत होते हैं, जो एक ही आयु के होते हैं, और एक ही पर्वत से निकले बहुत सारे पर्वत होते हैं, जो एक ही श्रृंखला में होते हैं, एक सक्रिय पट्टी के रूप में होते हैं। जैसे हो गया हिमालय पर्वत श्रेणी हो गया, है ना, एक ही पर्वत है हिमालय, उसी की एक ही पर्वत की बहुत सारे, एक ही श्रृंखला है पर्वत, है ना, और एक ही आयु के हैं, और उसमें से बहुत सारे पर्वत निकल आए हैं, जैसे नंदा पर्वत हो गया, धौलावीरा हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ। तो ये क्या कहला गया, वो हो गया पर्वत श्रेणी हो गया, है ना। पर्वत श्रेणी समझ में आ गया। पर्वत वर्ग होते हैं। पर्वत वर्ग इसमें क्या होते हैं कि आयु के हिसाब से और उत्पत्ति के हिसाब से अलग अलग तरीके के पर्वत होते हैं इसमें, है ना, जो बिखरे हुए ही समय के फिर हो गया पर्वत होते हैं, और एक ही प्रकार के पर्वत होते हैं। पर्वत तंत्र में क्या होता है, एक ही समय के पर्वत होते हैं, एक ही काल के पर्वत होते हैं, एक ही प्रकार से बने हुए होते हैं, है ना। और उस तंत्र में क्या होता है, एक ही काल के एक ही प्रकार से बनी हुई पर्वत श्रेणियां भी आ जाती हैं उसमें, है ना, पर्वत मालाएं आ जाती हैं, तो सब कुछ आ जाता है, ये पर्वत तंत्र में हो जाता है। हाँ, और पर्वत समूह में क्या सब कुछ आ जाता है,
मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही समय में पैदा हुए हों, है ना, अलग अलग काल के भी हो सकते हैं, अलग अलग समय के हो सकते हैं, अलग अलग उत्पत्ति हो सकती है, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो जब वो बहुत सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब एक ही जगह पे जब इस तरह के पर्वत हो जाते हैं तो वो पर्वत समूह होता है। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि पूरी दुनिया में ही पर्वत है तो पूरी दुनिया का एक समूह हो गया पर्वत समूह, ऐसा नहीं है। मतलब कि एक देश के अंदर जब अलग अलग प्रकार के पर्वत, मान लो एक चर्चियन पर्वत हो गया, है ना, और एक अल्पाइन पर्वत वहाँ पर हो गया, एक ज्वालामुखी पर्वत हो गया, एक वलित पर्वत भी वहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो ये इसके कारण क्या, अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार के पर्वत हो गए तो वो इकट्ठे हो गए एक जगह पर, तो वो हो गया पर्वत समूह हो गया, है ना। पर्वत श्रेणी क्या हो गया कि एक ही समय के और एक ही पर्वत से बने बहुत सारे पर्वत जब होते हैं तो वो हो गया पर्वत श्रेणी हो गया। पर्वत कटक हो गया कि जब भ्रंश और बलन के कारण जब पर्वत पैदा होते हैं, है ना, मतलब जब पर्वत बनते हैं तो वो पर्वत कटक हो गया। हमारा एकाकी पर्वत मतलब हो गया कि जो अकेले पर्वत बेचारे बच जाते हैं वो हो गए। हाँ, पर्वत श्रृंखला हो गया आपका, मैंने आपको बता दिया। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि पर्वत क्या होता है। पर्वत भूतल से ऊंचा हुआ चला एक भाग चला जाता है जो कि इसकी चोटी, इसका शिखर चोटी युक्त होता है और ढाल कैसा होता है, इसका तीक्ष्ण होता है ना, स्लोप इसमें कुछ ज़्यादा स्लोप होता है, वो पर्वत कहलाता है। पर्वत बनते हैं, हाँ, अभिसरण, जब दो प्लेट अभिसरण होता है, दो प्लेट टकराती हैं तो पर्वतों का बनना होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन, एज के आधार पर, आयु के आधार पर, फिर उनकी ऊंचाई के आधार पर पर्वत मैंने बता दिया आपको, उनकी उत्पत्ति के आधार पर पर्वत बता दिया, और भौगोलिक तंत्र के आधार पर, मतलब भौगोलिक स्थिति के आधार पर उनके ये पर्वत हो गए। तो पर्वत के बारे में ये पूरा हो गया आज हमारा। और इसके बाद मैं जब भी बताऊंगी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगी तो हिमालय के बारे में आपको पूरा मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, या फिर ऐसा लगता है आपको कि कुछ छूट गया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ तक किस तरीके से समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको भी एक अच्छा वीडियो लाकर देती रहूँ, है ना। तो मिलते हैं तब तक के लिए, जब तक के लिए आप मोटिवेटेड रहिए, है ना, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और मुझे भी मोटिवेटेड रखिए सब्सक्राइब करके और लाइक करके मुझे भी मोटिवेशन दीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्रेक में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।